Good evening, everyone. Today I am here with a new topic to discuss, and in today's editorial, we are going to talk about NSE fiasco. Before we come to this word fiasco, let me make you understand about this editorial. For that, we need to go through the heading of this editorial, and the heading of this editorial is Remis Regulator. Remis stands for failure or carelessness. रेमिस रेगुलेटर का मतलब क्या? जो रेगुलेट कर रहा है, जो उसको संचालित करवा रहा है, उसका देख रेख कर रहा है। तो आपको समझना होगा कि रेगुलेटर जो यूज़ वर्ड हुआ है वो किसके लिए हुआ है। तो जो वर्ड रेगुलेटर यूज़ हुआ है वो सेबी के लिए। अब आपको समझना पड़ेगा कि सेबी क्या है और सेबी का नाम यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है रेगुलेटर के तौर पे। इंडिया में सेबी जो है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम जो होता है कि जो एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना। इसलिए सेबी यहाँ पे प्रमुख तौर पे रोल निभाता है। अब सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 को ही थी और इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे या पावर प्रदान किया गया था 30 जैन यानी 30 जनवरी को 1992 को। हम लोग इसको एक संवैधानिक संस्था के तौर पे 1992 एक्ट के द्वारा इसे शामिल कर लिए थे। यानी अगर पूछा जाए कि अगर सेबी की स्थापना कब हुई तो 1998 में, और संवैधानिक पावर इसको कब मिला तो 30 जनवरी 1992 यानी 1992 को इसको मिला था। ये एक्ट है 1992 एक्ट के तहत, यानी सेबी 1992 एक्ट के तहत इसे एक स्टैट्यूटरी यानी संवैधानिक पावर प्रदान किया गया। तो 88 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई और उसके बाद संवैधानिक जो ताकत इसको मिला 1992 जनवरी के महीने में। क्लियर है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे सेबी से थोड़ी सी क्या हो गई है, थोड़ी सी यहाँ पे मनमानी कह लो या फिर कह लो कि केयरलेसनेस हो गई है, उसके द्वारा थोड़ी सी यहाँ पे लापरवाही बरती गई है। इसलिए इस एडिटोरियल में बात करेंगे हम लोग ऑन द एनएसई फियास्को। एनएसई की क्या जो फियास्को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है भारत का। और फियास्को वर्ड का मतलब नोट कर लीजिएगा। फियास्को का मतलब होता है फेलियर, यानी इसका जो फेलियर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, असफलता के बारे में। किस मामले में असफलता भाई? प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में जो एनएसई असफल रही है उसमें कहीं ना कहीं सेबी की जो केयरलेसनेस है यानी लापरवाही है उसका भी परिणाम हो सकता है, जिसकी वजह से जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं। आफ्टर द एनएसई फियास्को, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, फियास्को मतलब यहाँ पे बता दिया असफलता, यानी एनएसई के असफलता के बाद सेबी मस्ट रीअफर्म, सेबी को फिर से रीअफर्म करना पड़ेगा। रीअफर्म करना का मतलब होता है किसी को एक तरह से पुष्टि कर देना, यानी उसको एक संभावना देना कि इट रिमेन्स फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स। इस बात को लेकर के सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो सेबी है वो उसका फोकस है किसके ऊपर? स्मॉल जो इन्वेस्टर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के ऊपर। यानी फिर से उसको अफर्म करना पड़ेगा, उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम लोग जो हैं, यानी सेबी जो है आप लोगों के लिए काम कर रहा है। The Securities and Exchange Board of India that we call SEBI earlier this month passed a significant order। इस महीने के शुरुआत में इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया था रिलेटिंग टू द कंट्रीज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। वो किससे संबंधित था? देश के सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ऑफ इंडिया। इसके बारे में एक ऑर्डर पारित किया गया था सेबी के द्वारा। क्या ऑर्डर है, पढ़िए। एज द मार्केट्स रेगुलेटर whose primary mandate is to protect the interest of investors in securities। एक प्राइमरी मतलब मुख्य और महत्वपूर्ण रेगुलेटर के तौर पे सेबी का काम क्या है
कि इसको मैंडेट करना है, यानी इसको ज़रूरी बनाना है। किस चीज़ को ज़रूरी बनाना है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़, यानी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट, उनकी रुचि को क्या करना है? उसको फिर से प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको बचा करके रखना है। सेबी's 190 पेज ऑर्डर, सेबी के द्वारा 190 पेज का ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें उठाया गया है सवाल, रेजेज मोर क्वेश्चंस दैन इट रिजॉल्व्स। इसके द्वारा सवाल ज़्यादा उठाए गए हैं और इसका सल्यूशन कम बताया गया है। इन पर्टिकुलर खास करके अगर हम बात करें, इट स्पॉटलाइट्स, इस किस पे रोशनी डालता है? स्पॉटलाइट्स का मतलब रोशनी डालता है, प्रकाश डालता है। किस चीज़ पे? द रेगुलेटर्स टार्डीनेस, जो रेगुलेटर के जो टार्डीनेस है, टार्डीनेस का मतलब क्या होता है? जो उबाऊपन जो होता है, थकावट जैसा। इन एडजुडिकेटिंग अ सेंसिटिव मैटर, एडजुडिकेट करना का मतलब क्या होता है? एडजुडिकेट का मतलब होता है डिसाइड। कोई सेंसिटिव मैटर पे जो इसके द्वारा लापरवाही बरती गई, थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक शिथिलता अपनाई गई, इन्वॉल्विंग द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप लेवल एनएससी ऑफिसर। और इसमें क्या शामिल है कि टॉप लेवल के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं एनएससी में, उसके ऑफिस में ऑफिसर्स की, एज वेल एज पॉसिबल रेगुलेटरी वायलेशंस बाय देम CEO एंड MD चित्रा रामकृष्ण इन शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इंफॉर्मेशन विद एन अननोन पर्सन। इसमें कहा जा रहा है कि जो 190 पेज का जो ऑर्डर है उसमें सवाल बहुत ज़्यादा किए गए हैं, उसका सल्यूशन कम बताया गया है। ख़ास करके इस 190 पेज वाले ऑर्डर में इसमें जो प्रकाश डाला गया है वो डाला गया है रेगुलेटर के जो टार्डीनेस है। टार्डीनेस का मतलब होता है शिथिलता किसी काम में, खासकर किसी सेंसिटिव मैटर पे डिसाइड करने में, जिसमें शामिल है कि जो टॉप लेवल एनएससी में जो ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हुई है उसमें जो लापरवाही बरती गई, और साथ ही वहाँ के एक रेगुलेशन है उसका भी वायलेशन यानी उल्लंघन हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है? तो उस समय के जो CEO थी, जिनका नाम है MD जो थी, मैनेजिंग डायरेक्टर थी उस समय की, उनका नाम था चित्रा रामकृष्णा। और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कुछ गुप्त सूचनाओं को, इंटरनल इन्फॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इन्फॉर्मेशन को किसी अननोन व्यक्ति के साथ शेयर की हैं। ये सबसे बड़ा आरोप लगा है सेबी के द्वारा जो अपॉइंटेड है उनके ऊपर। बाय सेबीज ऑन एडमिशन, सेबी के खुद के एडमिशन में, एडमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना। द फर्स्ट कंप्लेंट एलिजिंग गवर्नेंस इश्यूज इन द NSEs अप्रैल 2013, सेबी के खुद के जो खुद माना है उसमें पहला जो कंप्लेंट है जिसपे ऊपर तथाकथित तौर पे गवर्नेंस इशू के लेकर के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो अप्रैल में 2013 में अपॉइंटमेंट हुआ था उससे रिलेटेड था, जिसके अंतर्गत आनंद सुब्रमण्यम और चीफ स्ट्रेटजिक एडवाइज़र वाज रिसीव्ड इन दिसंबर 2015। पहला जो कंप्लेन आया था सेबी के बारे में, खुद मानता है कि 2013 में आया था, जब 2013 के अपॉइंटमेंट के लेकर के आया था आनंद सुब्रमण्यम के पास, जो कि उस समय चीफ स्ट्रेटजिक एडवाइज़र थे। इनके द्वारा 2015 में रिसीव भी किया गया था। आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स ऑन द इशू बिटवीन द रेगुलेटर एंड NSE इन 2016, उसके बाद एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ किसके बीच में? रेगुलेटर और NSE के बीच में। जो रेगुलेटर है और NSE, रेगुलेटर यहाँ पे सेबी के लिए कहा जा रहा है, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच में 2016 में एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था, जिसमें सेबी जो है टास्क द एक्सचेंज बोर्ड विद डिटरमाइनिंग इफ़ देयर हैड बीन वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स। उस ईमेल के माध्यम से टास्क दिया गया था सेबी के द्वारा कि आप पता कीजिए कि क्या किसी भी नियम और कानून का उल्लंघन हुआ है। इन नवंबर 2017 में द NSE सेंट बैक अ रिपोर्ट बाय द बोर्ड्स नॉमिनेशन एंड remuneration committee which flagged several irregularities pertaining to his appointment, including his lack of relevant experience and that Ms. Radha Ramkrishna along had interviewed him। तो जब सेबी के द्वारा मांगा गया कि क्या किसी तरह की इरेगुलरिटीज़ हुई है नॉर्म्स में, तो उसके बाद फिर नवंबर 2017 में इसके जवाब में NSE के द्वारा एक रिपोर्ट भेजा गया था बोर्ड को, जिसमें
नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी जो बनी थी उसने एक आप कह सकते हो कि एक तरह का रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उसने कहा कि कुछ ऐसे चीज़ों को, फ्लैग्ड का मतलब होता है झंडा दिखाना, तो फ्लैग्ड सेवरल इरेगुलरिटीज़, उन्होंने बताया कि कई तरह की इरेगुलरिटीज़ हुई थी। यानी इरेगुलरिटीज़ का मतलब होता है अनियमितता बरती गई थी। पर्टेनिंग टू हिज अपॉइंटमेंट, पर्टेनिंग टू का मतलब होता है रिलेटेड टू, यानी उनके अपॉइंटमेंट में बहुत तरह की इरेगुलरिटीज़ बरती गई थी, अनियमितता बरती गई थी, जिसमें ये भी देखा गया है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं थी जो ज़रूरत थी। उसके बावजूद भी उस इंटरव्यू में उन्हें पास कर दिया गया, जिसमें राम कृष्णा उस समय की जो एमडी थी वो खुद शामिल थी। उन्होंने खुद उनका इंटरव्यू लिया था। यानी जो हाई लेवल की अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें वैसे लोगों को भी अपॉइंट कर लिया गया जो कि रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन नहीं रखते थे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी था, तब भी उनको सेलेक्ट कर लिया गया था। और तब जब उस समय की जो एमडी थी, मैनेजिंग डायरेक्टर थी रामकृष्णा, वो खुद इंटरव्यू पैनल में शामिल थी। सेपरेटली बट इंटरकनेक्टेड, सेपरेटली लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सेबी हैड इन कोर्स इट्स प्रोब इनटू अनदर मैटर एट द एनएसी स्टम्बल्ड अपॉन। अब अलग से सेबी के द्वारा एक और प्रोब किया गया, प्रोब का मतलब जांच बैठाई गई दूसरे मैटर में, जिसमें एनएसी भी क्या था, स्टम्बल था। स्टम्बल का मतलब क्या होता है? स्टम्बल का मतलब होता है उसकी चीज़ में ठोकर खाना, यानी उसमें एनएसी भी ठोकर खाया हुआ था। ये मामला 2018 का यहाँ पे उठाया गया है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पॉइंटिंग टू मीज रामकृष्णा हैविंग बीन इन ईमेल कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विद अननोन पर्सन। और दूसरे केस में जो रामकृष्णा हैं, उस समय की जो एमडी है, बार बार बोला जा रहा है इनके बारे में, इनके ऊपर एक और आरोप, यानी एक और साक्ष्य, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, तो एक और साक्ष्य सामने आया जिसमें जो पॉइंट आउट करता है कि जो रामकृष्णा है वो कम्युनिकेशन ईमेल के माध्यम से कर रही है, जिसमें उन्होंने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी अननोन पर्सन के साथ शेयर किया है। पूरा का पूरा मामला उन्हीं के आसपास घूम रहा है। अब आगे देखते हैं क्या है। द NSE's conclusion based on findings in forensic audit by Ernst & Young that this unknown person was none other than Mr. Subramaniam was sent to SEBI in October 2018। जिस सुब्रमण्यम की बात हो रही है, जिसका अपॉइंटमेंट गलत तरीके से हुआ था और उस पैनल के द्वारा किया गया था जिसमें रामकृष्णा भी शामिल थी, तो इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था एनएससी में वो गलत तरीके से हुआ था। तो अब कंक्लूजन जो निकल करके आता है ऑडिट के बाद, फॉरेंसिक ऑडिट के बाद, ऑडिट करने वाली कंपनी का क्या नाम है? अर्न्स्ट एंड यंग। एक कंपनी है जो ऑडिटिंग करती है। तो इस कंपनी के द्वारा जो ऑडिट किया गया उसमें जो मामला सामने आया है कि जिस पर्सन के पास वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रही थी वो कोई और नहीं था, मिस्टर सुब्रमण्यम ही था, जो कि सेबी के द्वारा भेजा गया था उनके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अक्टूबर 2018 में। वो आदमी का भी पता चल गया यहाँ पे। एंड इट टूक द रेगुलर अ फर्दर 40 months टू inexplicably conclude that the unknown person ostensibly guiding Ms. Ramkrishna was unlikely to Mr. Subramaniam, the biggest beneficiary of guidance by getting promoted as group of operating officer and received annual pay increases that vaulted his annual compensation to 4.21 crore by April 2016। अब देखिए यहाँ पे समझना है, दो वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक है इनएक्सप्लिकेबली, ठीक है, और दूसरा है ऑस्टेंसिबली। दोनों वर्ड आप नोट कर लीजिएगा। इनएक्सप्लिकेबली का मतलब होता है बेपरवाह तरीके से, बेवजह तरीके से, नहीं बेपरवाह नहीं, बेवजह लिख सकते हो। और ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जाहिर तौर पे, ठीक है। अब मामला अभी तक आपने समझा, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स से समझना पड़ेगा आपको। मिस्टर सुब्रमण्यम की बहाली एक गलत तरीके से की गई थी एनएससी में, और उस समय बहाली में सबसे बड़ा रोल था रामकृष्णा का, क्योंकि उस समय वो एमडी भी थी उसकी सेबी की, और उसमें उन दोनों का तालमेल है।
फिर बाद में पता चला कि रामकृष्णा जो है किसी के साथ अननोन पर्सन के साथ इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करती हैं, और बाद में जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि कोई और नहीं सुब्रमण्यम है, उनके साथ ही सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते थे। अब कह रहा है कि एंड इट टुक द रेगुलेटर, फिर भी रेगुलेटर को फर्दर 40 मंथ्स लग गया इनएक्सप्लिकेबली, मतलब कह सकते हैं इनएक्सप्लिकेबली का मतलब होता है बेवजह 40 दिन लग गए इसमें। टू कंक्लूड दैट द अननोन पर्सन ऑस्टेंसिबली गाइडिंग मिस रामाकृष्णन, इस बात को साबित करने में कि जाहिर तौर पे मिस रामकृष्णा को कौन गाइड कर रहा था, अननोन पर्सन। ये जो है बेकार की बात, अनलाइकली है, ऐसा लाइकली नहीं होता है कि 40 दिन ऐसे मामलों को भी पता करने में लग जाए। द बिगेस्ट बेनिफिशियर ऑफ द गाइडेंस, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस गाइडेंस का मिला बाय गेटिंग प्रॉम्प्टेड एज ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर, सबसे ज़्यादा फ़ायदा सुब्रमण्यम को मिला, जो उसको किस तरह से प्रॉम्प्ट किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया, प्रमोशन मिला ग्रुप ऑपरेटर ऑफिसर के तौर पे, जिसमें एनुअल पे इंक्रीज़ मिलता है। और ये पैसा का आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 2016 से उसको मिला, फ्रॉम 1.68 करोड़ से 4.21 करोड़ पहुँच गया, सोच लो 3 साल के अंदर में। टू बी श्योर सेबी एक्नॉलेजेस दैट इट वॉज hamstrung by the NSE's dilatory approach in responding to its missives। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बात तो क्लियर है कि जो सारे चीज़ हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं सेबी एक्नॉलेज मतलब जानता था ये सब उसके बारे में, दैट द बोर्ड ऑफ द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन चार्ज विथ सेफगार्डिंग द ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स, और जो ये बोर्ड है जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, उसका काम है कि सेफगार्ड करना, सुरक्षा करना जो ट्रस्ट बना हुआ है मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स को उसकी, लेकिन डिस्ट्रेसिंगली फेल्ड टू एक्सरसाइज क्रूशियल ओवरसाइट ओवर द कंडक्ट ऑफ द इट्स CEO। लेकिन फिर भी जो सेबी है वो डिस्ट्रेसफुल जो दुख भरी बात है कि सेबी इस मामले में फेल हो गई है पूरी तरह से किसी पे नज़र बनाए हुए रखने में। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, नज़र रखना, यानी नज़र रखने में, अपने CEO के ऊपर नज़र रखने में एक कामयाब नहीं हो पाया। यानी सेबी के बदौलत ही जो नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो ट्रस्ट करते हैं कि उसको कोई ना कोई बचाने वाला है, और यहाँ पे सेबी के CEO के द्वारा ही ये सारे घटना हो गई। तो अब सेबी का जो ग्लोरी बना हुआ था उसको सेव करना ही भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सेबी टू हार्डली कवर्स इट्स सेल्फ इन ग्लोरी, और यहाँ पे जो ग्लोरी बनी हुई थी कि ये सेबी की एक अच्छे संस्था के तौर पे, उसको भी थोड़ा सा झटका यहाँ पे लगा हुआ है। टफ है अब सेबी के लिए कि अपना जो ग्लोरी है उसको बचा पाए। द रेगुलेटर स्पिल्स फार टू मच इंक इन ऑलमोस्ट वोयरिस्टिकली शेयरिंग द कंटेंट्स। अब देखो यहाँ पे जो रेगुलेटर है वो स्पिल करना का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, यहाँ पे स्पिल फार टू मच इंक का मतलब क्या है, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंक दाग लग गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि एक बेपरवाह तरीके से शेयर किया है कंटेंट्स को ईमेल एक्सचेंज के माध्यम से, जिसमें मिस रामकृष्णा है और अननोन गाइड जो उसका अभी नाम पता चला हम लोगों को, तो उनके बीच में कंक्लूड्स दैट इट इज़ अनेबल टू इस्टेब्लिश एनी स्पेसिफिक लॉस काउज्ड टू इन्वेस्टर्स। और ये भी अभी क्लियर नहीं है कि कितना जो लॉस हुआ है इसके वजह से उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा बाय द NSE और मिस राधाकृष्णन। जो NSE और मिस राधाकृष्णन के बीच में जो बातचीत हुई उसके वजह से जो लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स को, उसको कैसे पाटा जाए। द ओनस इज़ नाउ ऑन सेबी, अब पूरा का पूरा कार्यभार किसके ऊपर है, सेबी के ऊपर। टू रीअफर्म दैट, फिर से इस बात को आश्वस्त कीजिए कि देयर आर नो होली काउज, अब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है इन इट्स रेगुलेटरी रेजिम, एंड दैट इट रिमेन्स लेसर फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स। और ये थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि थोड़ा सा कम फोकस रहा स्मॉल इन्वेस्टर्स को ये करने में, मतलब उसके ऊपर फोकस कम रहा। आज एडिटोरियल मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ा पाया क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव है, मुझे एक जगह जाना है, इसलिए ट्राई कीजिएगा इसको फिर से समझने लेने का। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड।